हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बिहाइंड द फॉर्मूला पे स्वागत है। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमने क्लास 11th के लिए सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हर एक यूनिट को वन बाय वन कवर किया जाएगा। और ये हमारा क्लास फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि हम आज स्टडी करेंगे मेजरमेंट और मेजरमेंट के साथ टूल्स, देन उसके बाद एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये जो टॉपिक है आपकी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी है। और साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और साथ में स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो काफी इजी रहेगा। स्टार्ट करते हैं भैया। तो देखिए बच्चों, जब भी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के साथ हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की। और मेजरमेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फिर जब हम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजरमेंट करेंगे, उसका कुछ रीडिंग्स लेंगे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डाटा आ जाएगा, उसका एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, वो क्या करते हैं, फिर थ्योरी डेवलप करते हैं, मॉडल बनाते हैं और लॉज बनाते हैं। बात समझिए आप सभी। तो मेजरमेंट जितनी परफेक्ट होगी, ज्यादा अच्छी हमारी मेजरमेंट रहेगी, उतनी अच्छी हमारी थ्योरी, मॉडल या फिर लॉज बनेंगे, जिससे हम काफी अच्छी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, क्या है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, ये कभी भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। जब भी हम क्या करेंगे, मेजरमेंट लेते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आएगा। शायद वो किसी इंस्ट्रूमेंट की खराब होने की वजह से हो सकता है, या फिर हमारी रीडिंग में या फिर टेक्निक में प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से आ सकता है। और देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं मेजरमेंट, और मेजरमेंट्स की जब हम रीडिंग्स लिखेंगे या फिर रिजल्ट्स लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, तो उन रिजल्ट्स को लिखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेजरमेंट रहेंगे। मेजरमेंट के बाद हम क्या स्टडी करेंगे, टूल्स को। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टूल्स को नहीं समझेंगे तो उसकी वजह से क्या एरर आते हैं, कैसे एरर आएंगे, उनकी रीडिंग्स हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं, ये समझ में नहीं आएगा जब तक हम टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट को स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट क्या होती है, इसके कितने पार्ट्स हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम समझते हैं कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, वो जो फाउंडेशन है उसकी, वो फाउंडेशन क्या है, हमारी मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होगी तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी वजह से जो डाटा आएगा वो रॉन्ग आएगा, और जिसकी वजह से हमारे थ्योरी और लॉज क्या बनेंगे, गलत बनेंगे। तो जो मेजरमेंट है ये हमारे पास क्या है, फाउंडेशन, हमारी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की फाउंडेशन है ये मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो उसके कितने पार्ट्स लिख सकते हैं हम, एक लिखेंगे मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, यूनिट होएगा। तो आपको पता होगा कि यूनिट है क्या चीज। यूनिट हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। क्या होता है हमारे पास, ये फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट किसका रहेगा, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स्ड अमाउंट है, जिसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट बोलते हैं। और इसको फिक्स्ड किसने किया है, फिक्स्ड जब हमारे पास कोई एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके बाद सभी यूनिट्स को क्या किया गया था, फिक्स किया गया था, और उन सभी को एसआई यूनिट्स में इंक्लूड कर दिया गया था। एसआई यूनिट्स में क्या कर दिया गया था, इंक्लूड। तो उन्होंने अमाउंट को कैसे फिक्स किया, अगर हमारे पास क्या आ जाती है, लेंथ, अगर हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ, तो लेंथ का कुछ अमाउंट को हमने फिक्स कर दिया, जिसको क्या बोला फिर हमने, मीटर। हमने क्या बोला फिर, मीटर। ऐसे ही अगर हमारे पास मास है तो हमने क्या लिया, एक मास लिया, और उस मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और उसका क्या नाम रखा हमने, 1 kg। यानी जब भी हम इस वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के अंदर मास को मेजर करेंगे तो उतने ही अमाउंट को, उतने ही फिक्स्ड मास को लेकर के क्या बोलेंगे हम, 1 kg। तो ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ऐसे करते हुए हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स आ जाएंगी।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम मैग्नीट्यूड्स क्या होता है। हमारा क्या करना, अभी मेजरमेंट करेंगे हम। मान लिया हमारे पास कोई एक लेंथ है, लेंथ एल, ठीक है जी। इस लेंथ एल को अभी हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे इसकी। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमने क्या देखा एसआई यूनिट्स में कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट रहेगी, यानी कि जो लेंथ का एक फिक्स अमाउंट है जिसका क्या नाम रखा हमने मीटर, उसी को लेकर के हम क्या मेजर करेंगे, कोई भी लेंथ को मेजर करेंगे। हमारे पास है ये, हमारे पास क्या है 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ है ये, ओके। तो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे एक और 1 मीटर लेंथ चाहिएगी, साथ में इसको मेजर करने के लिए मुझे 1 मीटर लेंथ से और रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करते हुए मैंने कितनी बार यूज किया इसका, मैंने इसका 3 टाइम्स यूज किया है इस यूनिट का, ओके। तो इस यूनिट का हमने कितनी बार यूज किया है, 3 टाइम्स। अगर मैं लेंथ लिखना चाहूं तो लेंथ को हम कैसे लिख देंगे, L इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 टाइम्स हमने एक लेंथ को यूज किया जिसको हम क्या बोलते हैं मीटर, यानी कि ये मीटर क्या हमारे पास यूनिट है जो कि फिक्स लेंथ है, तो हम लिख देंगे यहां पर मीटर, ओके। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते, 3 मल्टीप्लाई 1 मीटर, जिसको हम क्या लिखेंगे 3 मीटर। तो यहाँ पर हमने एक यूनिट का कितनी बार यूज किया है, यूनिट का हमने 3 टाइम्स यूज किया है। यूनिट का कितनी बार यूज किया हमने 3 टाइम्स। एक लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट का हमने 1 2 3 टाइम्स यूज किया है। तो किसी भी यूनिट को हम कितनी बार रिपीट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वही नंबर ऑफ रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स को जितनी बार भी आप क्या करोगे, रिपीट करते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, हम उसको क्या बोल देंगे, मैग्नीट्यूड बोल देंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या आ जाए, ऐसे ही अगर हमें किसी अननोन मास को मेजर करना है, क्या मेजर करना हमको, मास को। हमारे पास मास m है, इसको क्या करना हमको, मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम 1 kg मास का। तो ये जो हमारे पास 3 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास, जिसका क्या नाम रखा गया 1 kg। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 टाइम्स मास की यूनिट यानी kg का यूज किया है। कितने टाइम्स यूज किया, 1 2 3। तो जो मास है हमारे पास, इसका मास, तो वो मास कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 टाइम्स इंटू 1 kg, यानी 1 kg का 3 टाइम्स हमने क्या किया, यूज किया है। तो ये हो जाएगा 3 kg। तो यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर क्या, ये नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ यूनिट ऑफ मास। तो मास को हमने कितनी बार रिपीट किया, 3 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि मैग्नीट्यूड क्या चीज है और यूनिट क्या चीज है। अभी हम इंस्ट्रूमेंट को यानी कि टूल को समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या एक लेंथ, और इसको क्या बनाना, हमको टूल बनाना है लेंथ को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास क्या रहेगा, मान लीजिए ये एक लेंथ है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड कर दिया हमने, एक लेंथ का फिक्स्ड अमाउंट लिया, उसको क्या बोला हमने 1 सेंटीमीटर। अब हम इसको 1 बाय 1 करके इसके मार्किंग कर देंगे। इस लेंथ का यूज करके हम क्या कर देंगे, इसकी मार्किंग। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्केल। क्या बनेगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्केल। तो इसमें हम कैसे मार्किंग करेंगे, 0 से 1 2 ऐसे करते हुए इसकी हम मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद हमें क्या पता लगेगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो जो ये है, ये क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी, ओके। उसके बाद ये क्या रहेगा हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जिसको ये स्केल क्या कर पाएगा, काउंट कर पाएगा, मेजर कर पाएगा, ओके। क्या कर पाएगा, काउंट या फिर मेजर कर पाएगा। तो अगर हम रेंज ऑफ टूल या फिर स्केल बोला जाए तो क्या रहेगा, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक, यानी कि मैक्सिमम कैलकुलेशन जो ये कर पाएगा उसको क्या बोल देंगे हम, रेंज ऑफ टूल। क्या बोल देंगे बच्चों, इसको रेंज ऑफ टूल बोल देंगे।
इसमें और ज्यादा डिविजन्स कर दे, सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स कर दे और ज्यादा, माने हमने 10 के डिवीजन कर दिए। यहाँ पर कितने के डिवीजन किए हमने? 10 के। इसका मतलब एक जो डिवीजन है यहाँ पर 1 mm को रिप्रेजेंट करता है। एक डिवीजन, जो यहाँ का एक डिवीजन हो, किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 mm, 1 मिलीमीटर को। इसका मतलब वो 1 मिलीमीटर को मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है, ये सबसे कम अमाउंट कितना मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे इसको हम? लीस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास लीस्ट काउंट। देन उसके बाद क्या आएगा? प्रिसीजन। तो प्रिसीजन में हम क्या लिखेंगे? अभी के लिए हम प्रिसीजन को क्या मान सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। मतलब लीस्ट काउंट जितना कम रहेगा, प्रिसीजन उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हम वीडियो के आगे समझेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे कि किसी भी लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, और जब उसको मेजर कर लेंगे तो उसकी जो रीडिंग्स है उसको लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स का। या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी हम रीडिंग्स लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए ये हमारे पास क्या है? लेंथ L, और यहाँ पर अगर हम इसकी मेजरमेंट करें तो ये आपको क्या नजर आ रहा होगा? ये नजर आ रहा होगा आपके पास 3.5। देन उसके बाद ये जो आ जाएगा हमारे पास, ये लगभग कितना हो सकता है? ये 3.6 सेंटीमीटर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, शायद हम इसको अच्छे से ना मेजर कर पाए, क्या पता ये 3.7 भी हो सकता है या फिर 3.5 भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या नजर आ रहा है? ये 3.6 नजर आ रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 3.6। तो जो लास्ट का डिजिट है, जो कि हमारे पास लास्ट का डिजिट, ये जो लास्ट का डिजिट है ये अभी हमारे पास डाउटफुल है। डाउटफुल, ओके, यानी कि अनसर्टेन। मतलब जब भी आप क्या लोगे? रीडिंग लोगे, यानी इस लेंथ को क्या करोगे? मेजर करोगे, तो आपको ये नजर आ रहा होगा 3.6। यहाँ पे देख पा रहे 3.6, जिसको इस स्केल ने क्या किया? मेजर किया है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? 3.6, और जो 6 है, 6 के प्लेस में 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी कि एक रीडिंग कम भी हो सकती है, एक रीडिंग ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो लास्ट का डिजिट है ये हमारे पास कैसा? डाउटफुल। और पहले वाला यानी कि 3 तो होगा ही होगा, 3 तो यहाँ पर होगा ही होगा, ये क्या? सर्टेन है। तो ये जो हमने ये डिजिट्स लिखे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये नंबर 6 है, ये नंबर 6 यानी कि 3.6 इस स्केल पर है, इस स्केल पे लाई करता है, इस स्केल पर इसकी मार्किंग है, तो तभी हम इसको लिखते हैं। अगर हमने क्या लिख दिया इसको? 3.58, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 8 यहाँ पर मार्किंग नहीं है। ओके, समझे आप सभी? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हम किसको देखकर लिखेंगे? स्केल, यानी कि स्केल में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है। अब बच्चों देखिए हमारे पास एक स्केल और लिया हमने। अब इस स्केल में मार्किंग कहां पर है? या तो 0 पर है, या फिर 1 पर, 2 पर, 3 पर, या फिर 4 पर। अब हम इस लेंथ को मेजर करेंगे। इस लेंथ को मेजर करने के लिए ये लेंथ ना तो 3 पर है, ना ही किस पर है? 4 पर। लेकिन जो ये हमारे पास ये स्केल हमारा, जो ये स्केल है, वो स्केल या तो 3 को काउंट कर पाएगा, या फिर किसको काउंट कर पाएगा? 4 को। तो लेंथ अभी तक 4 पे तो है नहीं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि L हमारे पास कितनी आ जाएगी? L इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये 3, ये किसको काउंट कर पा रहा है? 3 को काउंट कर पा रहा है ये, हम स्केल पर इसको देख पा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में कोई भी डिविजन नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। तो इस स्केल के लिए हमने इसको लिखा 3 सेंटीमीटर। अगर ये स्केल आता है तो इसके लिए हमने क्या लिखा? 3.6 सेंटीमीटर।
तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से डिजिट्स है? ये वो डिजिट्स है जिनको हम अपने स्केल पे, जो हमने स्केल लिया है उस स्केल पर हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसमें हम 3 मेजर कर सकते हैं या फिर 4। इसके बीच में किसी भी नंबर को मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम 3 को मेजर कर पा रहे हैं, 3.1 को मेजर कर पा रहे हैं, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड देन क्या हो जाएगा 4। तो इनमें हम 3.6 को मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिखा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, और साथ में 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अभी हम देखेंगे इसके कुछ रूल्स जो कि इन्हीं पर मेजरमेंट पे ही डिपेंड करेगा। और साथ ही अगर हम एक स्केल और लेते हैं मिलीमीटर स्केल, तो मिलीमीटर स्केल में क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर, 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देन फिर कितना आ जाएगा 20, 21, 22, देन 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, देन 40। इस तरह से हमारे कितने रहेंगे मार्किंग होगी। यहाँ पर क्या रहेगी यहाँ पर मार्किंग। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ को लिखना चाहें तो लेंथ को कैसे लिखेंगे L इक्वल टू 36 मिलीमीटर, ओके mm। तो बात समझा। तो यहाँ पर हम 36 को डायरेक्टली मेजर कर पा रहे थे तो इसलिए हमने इसको लिखा। यही हमारे पास क्या रहेंगे सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या रहेगा जिसको हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल। अगर स्केल पे वो मार्किंग है, स्केल पे वो रीडिंग है, तभी हम उस नंबर को अपनी रीडिंग्स में लिखते हैं और तभी हम उन डिजिट्स को क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बच्चों अभी हमारे पास कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए। वो सबसे पहले क्या रहेगा ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब जिसको डायरेक्टली हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास, तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या मेजर कर पाएंगे, 1 को मेजर कर पाएंगे डायरेक्टली, 2 को, 3 को, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे कैसे सिग्निफिकेंट। ऐसे ही जो हमारे पास ये मिलीमीटर स्केल है इसमें जो मार्किंग है, मार्किंग कैसी की गई है, पहले 0 mm पे है, फिर 1 mm पर है, ऐसे ही 10 mm पर भी है, 31, 32, 33। ये सारे के सारे नंबर्स ये मार्किंग पर, ये सारे के सारे मार्किंग को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्केल पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जो भी नॉन जीरो क्या रहेंगे, नॉन जीरो नंबर्स वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। इसका मतलब डायरेक्टली मेजर फ्रॉम द स्केल। अगर हमारा स्केल ऐसा हो कि 30 से लेकर के 31 के बीच में कितने डिविजन आ जाए, 100 डिविजन आ जाए, तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 30.00। और जो नेक्स्ट नंबर आएगा इस नंबर को क्या लिखेंगे, जो मार्किंग आएगी इसको लिखेंगे 3.001। ऐसे ही किसी बीच में जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 30.0 या फिर कितना लिख देंगे 50, यानी कि 50 डिविजन। 50 डिविजन के बाद जो ये लास्ट वाला नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 3.099। जैसे ही आप इसमें 1 डिवीजन और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 31.00। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 00 है ये हम डायरेक्टली इस स्केल पर देख पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाएंगे लास्ट के 2 जीरोस, और पहली जीरो भी क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। समझे बच्चों आप सभी। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कहां से आई है, मेजरमेंट से। डायरेक्टली कहां से आई है, मेजरमेंट से, और ये हमारी स्केल पे एग्जिस्ट करती है। हम क्या बता पाएंगे नंबर्स को देख करके, ये जो 2 नंबर्स है ये हमें क्या बताएगी कि इसका मतलब 30 और 31 के बीच में जो नंबर ऑफ डिविजन्स है क्या रहेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने मिलेंगे 100 मिलेंगे। डिविजन्स कितने मिलेंगे यहाँ पर 100। और इससे हम क्या बता पाएंगे कि जो 30 से लेकर के 31 के बीच में कितने डिविजन है, यहाँ पर 10 डिविजन। बात समझे बच्चों। अगर हमारे पास कितना है 30.000, तो यहाँ पे हम क्या बता पाएंगे कि 30 और 31 के बीच में जो नंबर ऑफ डिविजन है वो हमारे पास कितने 1000 डिविजन है। ठीक है, तो ये सभी के सभी डिविजन हमारे स्केल पर मेंशन होंगे, मार्क किए होंगे, तो इसलिए हम इसको मेजर कर पाते डायरेक्टली, और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे तो क्या था डेसिमल था, तो इसलिए 0 क्या थे हमारे पास सिग्निफिकेंट थी।
अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो अगर ये जो जीरो हमारी जीरो कहाँ से आई है, मेजरमेंट से। कहाँ से आई है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट का मतलब जो स्केल पर रिप्रेजेंट हो, स्केल पर मार्किंग हो जिसकी, तब तो इस जीरो को क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट होगी। अगर ये कहां से आई है, राउंडिंग ऑफ करने से। ओके, अगर जो मान लेते हैं हमारे पास नंबर कितना था, वो 29.9 था, और इसने हम इसको हम अगर हमारे पास 29.9 है, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। अगर ये जीरो इस तरह से आई है तो इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, और इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलेंगे। ये हमारे पास फोर्थ रूल है। नंबर क्या है हमारे पास, कि ये नॉन जीरो है और ये डेसिमल, और इसके बीच की जो जीरो है इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन जीरो है उसके बाद वाली जीरो को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी कि वो क्या रहेगा हमारे पास, सिग्निफिकेंट है। अगर आप इस चीज को देखोगे, अगर मैं कन्वर्ट करूँ यूनिट को, क्या अगर ये किस में रहेगी, सेंटीमीटर में, किसमें, अगर ये मिलीमीटर में है तो इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मीटर्स में, किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, मीटर्स में। क्या किया हमने, कन्वर्ट। ओके, यूनिट को क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो ये 3 है और 0 और 0, 3 0 एंड 0, ये हमारा जो हमने स्केल ड्रॉ किया था उस पर क्या करता था, ये एग्जिस्ट करता था, डायरेक्टली क्या कर पाया था, मेजर कर पा रहे थे। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास एक जीरो और एक्स्ट्रा आ चुकी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास उस टाइम स्केल पे था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया, कन्वर्जन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ओके, नेक्स्ट फिर है हमारे पास, तो अब बच्चों क्या हमारे पास 2 नॉन जीरो नंबर्स रहेंगे। मान लीजिए ये था हमारे पास, क्या है ये नंबर है हमारे पास, तो इसको हमने कैसे लिखा, 30.01। क्या हमारे पास 30.01, और ये जो नंबर है, ये जो मार्किंग है, ये हमारे स्केल पे एग्जिस्ट करता है। क्या ये नंबर हमारे स्केल पे मार्क है, हाँ जी बिल्कुल मार्क है। इसका मतलब हमारे स्केल ने 3 को भी डायरेक्टली मेजर किया है, और 0 को भी किया है, इस 0 को भी, और किसको किया है, 1 को भी किया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ऐसे ही इसके आने वाले जितने भी है, तो जो भी नंबर्स रहेंगे इस पर, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। जैसे 30.10 ये सारे के सारे क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आई होप आप सभी को सिग्निफिकेंट समझ में आया होगा। तो जो मेन पॉइंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वही है जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करेंगे और फिर उसकी क्या लिख देंगे, रीडिंग्स लिख देंगे। तो रीडिंग्स हम कहाँ से देख के लिखते हैं, स्केल से, जो हमने टूल्स लिया है वहीं से। अपनी मर्जी से तो हम कुछ भी डिजिट नहीं लिखेंगे। तो वही आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर जो मार्क किए गए हैं हमारे स्केल पर। ओके, तो हमने अपना थर्ड रूल किया था, जिसमें कि ये देखा था कि एक नॉन जीरो डिजिट्स के पीछे वाले जितने भी जीरोस है उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं अगर वो मेजरमेंट से नहीं आए। इसका मतलब वो स्केल पे रिप्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो स्केल पे रिप्रेजेंट होती तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो इसको सही तरीके से साइंटिफिक वे से जो लिखने का तरीका है वो कैसे रहेगा, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। इसके कितने डिजिट्स हुए हमारे सिग्निफिकेंट, 2 डिजिट्स है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.0 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 10 की पावर 1, 10 पावर 1। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केल है उसमें वो 3 को भी काउंट कर रहा है, और किसको काउंट कर रहा है, डायरेक्टली 0 को भी काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो साथ ही हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख करके, या फिर और इसको 10 की पावर कितनी बना सकते हैं हम, तो इतना भी लिख सकते हैं। साथ ही हम इसको भी 10 की पावर्स में लिखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे हम 10 की पावर्स में लिखेंगे, 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 पावर 4, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
10 पावर 3, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ओके, या फिर ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगी, हर एक में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने, 4, यानी कि 3, और हर एक जीरो को स्केल पर लिखा गया है, काउंट किया गया है, डायरेक्टली मेजर किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, यानी कि ऐसे नंबर जो हमारे स्केल पर रिप्रेजेंट मार्क किए गए होंगे और जिसको हम डायरेक्टली क्या कर पाते, काउंट कर पाते, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने रहेंगे, 4, हम जीरोस को काउंट नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर जो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आते हैं इसको क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, और इसको हम काउंट नहीं करेंगे तो ये जीरो को भी काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे पॉइंट आ गई, तो 1 2 3 4, इसमें 4 आ जाएंगे हमारे पास। इसमें हम लास्ट के जीरोस को काउंट नहीं करते। अगर इसको 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट किया होता तो हम इसको काउंट कर पाते, लेकिन अभी हमने काउंट इसको नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मेजरमेंट से नहीं आए हुए। तो इसको कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। देन इसके बाद 1 2 3, इसको कितना लिखेंगे हम बच्चों, 3 लिख देंगे, और इसमें हम 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद की जीरो क्या होती है, सिग्निफिकेंट, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ओके। फिर कि हम अपने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनको कैसे ऐड करें, उनकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं हम। तो देखिए बच्चों, हमारे पास तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 है। तो आंसर में भी कितनी आनी चाहिए, 4 ही आनी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 आती है। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, राउंडिंग ऑफ करेंगे। राउंडिंग को होने के बाद 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। आंसर में भी कितने थे, 4 थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने होते हैं जो सबसे कम हो, जिस नंबर में क्या रहेंगे, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, उसी का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए 4 है, और यहाँ पे भी कितने 4, लेकिन इसमें कितने 5, तो आंसर में कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 4। तो अब इसमें देखिए, इसमें कितनी है, 2 3 और 2 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, 3। तो लेकिन यहाँ पे कितनी है, 4 और 7 हो जाएगी। तो इसको किसमें राउंडिंग ऑफ करके 1 2 3 4, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लेंगे हम, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखेंगे, जीरो को काउंट नहीं करेंगे हम लास्ट की। देन 2, और यहाँ पे कितने 3, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने, 2। तो जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे ताकि हमारे पास कितना नंबर आ जाए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आए। जैसे 5 और 3, यहाँ पे कितनी होगी, 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, सेम एज इट इज। हम क्या करेंगे इसमें, देखो 1 2 3, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने, यहाँ पर 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, अब आंसर को इसको क्या करेंगे हम, राउंडिंग ऑफ कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, जो भी कुछ हो, तो उसमें हम आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी जो हमारे क्वेश्चन में सबसे कम हो। जिस भी नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, उतने ही हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एरर कैसे आएंगे, और जब भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाती है उसकी रीडिंग लेने में। जैसे कि लेंथ है, लेंथ की हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे, ओके, उसकी मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें हर बार कुछ ना कुछ गलत आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टूल कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ओके, 100% एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं कर सकता। और ये ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं हमारे पास जो एरर है वो किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, यानी कि इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो, पहले से ही कुछ मिस्टेक दिखाता है उसमें। कैलिब्रेशन, मान लिया हमारे पास जो ये स्केल है, कंपनी ने जो उसकी मार्किंग कर रखी है वो ऐसे कर रखी है कि ये हमेशा 1 सेंटीमीटर को उसमें कितना इंक्रीमेंट कर देता है, 1 mm का। तो
ये हो जाएगा रीड 1 mm हायर देन एक्चुअल। उसके बाद 0 एरर। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, किसी वेट को मेजर करते हो, अगर उस मशीन पे कोई वेट नहीं रखा, वो फिर भी थोड़ा बहुत क्या दिखाती है, वेट को शो करती है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल 0 नहीं दिखा पा रही वो। फिर आ जाएगा हमारे मेथड ही खराब है, या फिर ऑब्जर्वर की हमारी जो टेक्निक है वो हमने गलत यूज कर रखी है, ठीक है। साथ में और कैसे एरर आ सकते हैं, ऑब्जर्वर, जैसे कि हम इस लेंथ को ऑब्जर्व करेंगे तो इसको देखेंगे कि जो लेंथ है वो 12.3 पर है या थोड़ी सी आगे है या पीछे है, यानी कि जो हमारी आई पोजीशन है, थोड़ा साइड से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, इस साइड से देखेंगे तो हमको अलग दिखाई देगा। फिर एनवायरमेंटल एरर, जैसे कि एयर की वजह से, ओके, टेम्परेचर, हमारे एनवायरमेंट में टेम्परेचर कितना है, फिर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाए, हिल जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग क्या आएगी, खराब आएगी, गलत आएगी। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी में मान लेते हम क्या कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं या फिर वोल्टेज, तो उसमें वोल्टेज में थोड़ा बहुत क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, जिसकी वजह से जो करंट हम मेजर करेंगे वो भी क्या आएगा, गलत आएगा। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, ये कोजेज है जिसकी वजह से क्या आएगा, एरर आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलते हैं इनको हम, सिस्टमेटिक एरर एरर, और इसको क्या बोलते हैं हम, रैंडम एरर, रैंडम एरर। ओके बच्चों, ये समझे आप सभी। और फिर जो ये सिस्टमेटिक एरर है, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं हम, रिमूव, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को ठीक करके इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर है हम उसको कभी भी 0 नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको 0 नहीं कर सकते। तो नॉट कंप्लीटली रिमूव, नॉट कंप्लीटली रिमूव, समझे आप सभी। तो ऐसे एरर जिनको हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं वो सिस्टमेटिक एरर है, जिसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास रैंडम एरर हो जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या रहती है हमारे पास, ये क्या बताएगी कि मान लेते हैं हमारे पास जो ये लेंथ है, लेंथ एल, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर हमने एज्यूम कर लिया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी एक इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से इसको क्या किया, मेजर किया, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आई, पहली बार मेजर किया तो कितनी आती है, 12.01, फिर कितनी आ गई 11.99। यानी कि जो ये वैल्यू हमने मेजर की है, ये वैल्यू जो हमारी ट्रू लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है, उसके आसपास है। इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। यानी कि हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इसका मतलब जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास सिस्टमेटिक एरर पर। यानी अगर हम सिस्टमेटिक एरर को क्या कर देंगे, रिमूव कर दे, तो हमारी एक्यूरेसी क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। एक्यूरेसी क्या हो सकती है, हमारी अच्छी हो सकती है, ठीक है। ये जो एरर आया है, ये जो लेंथ में क्या आया हमारा एरर, तो ये किसकी वजह से आया है, सिस्टमेटिक एरर की वजह से। इसका मतलब हमारी क्या अफेक्ट करती है, एक्यूरेसी अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिसीजन देखेंगे। इसमें क्या बताएगा ये कि जो हमने मेजरमेंट की है, यानी कि हमने अपना इंस्ट्रूमेंट को रखा और लेंथ को बार बार क्या किया, मेजर किया। तो बार बार मेजर करने के बाद जो हमारी मेजरमेंट है वो लगभग एक लेंथ के आसपास ही आती है, लगभग उसी के आसपास। पहले 12.40 आ गई, फिर 41 आ गया, यानी कि इसी नंबर के आसपास आ रही है। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिसीजन हो जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे हमारी जो एक्चुअल लेंथ हमने कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल लेंथ से क्या है, काफी ज्यादा अलग है। तो प्रिसीजन क्या रहेगा हमारे पास, रैंडम एरर की वजह से आता है, से अफेक्ट करता है। जो प्रिसीजन है वो किससे अफेक्ट करेगा, रैंडम एरर से, ठीक है। तो रैंडम एरर की वजह से हमारा जो रीडिंग्स है उसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है। क्या आता है इसमें, डिफरेंस, यानी कि हर बार मेजर करने से वैल्यू थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, चेंज। तो ये हमारे पास कि, लेकिन मेजरमेंट के दौरान अगर हमारी मेजरमेंट लगभग एक ही नंबर के अक्रॉस रही, तो इसका मतलब हमारा प्रिसीजन क्या था, ठीक था, अच्छा था,
हमने जो टेक्निक यूज की थी वो क्या थी, अच्छी थी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। ओके, अगर हमारा प्रिसीजन अच्छा है तो इसका मतलब रैंडम एरर उसमें क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो जो प्रिसीजन है वो किससे अफेक्ट होएगा, वो रैंडम एरर से अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय द रैंडम एरर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे अभी, तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ को मेजर करेंगे, यानी कि रीडिंग्स लिखेंगे। तो हमारे पास लेंथ हुई ये, तो जो ये लेंथ है वो किस में आ रही है, वो लगभग 12.3 के आसपास हमें नजर आ रही होगी। हम रीडिंग को कितनी बार लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लेंगे। तो हम क्या पता कर पाएंगे कि ये जो लेंथ है, जो इसका मिनिमम पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है, वो 12.2, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम, 12.4 ले सकते हैं। यानी कि अभी तो मैंने आपको जूम करके दिखा रखा है, लेकिन जब ये काफी पास पास होते हैं हमारे रीडिंग्स, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो देख करके कि हम कौन सी रीडिंग ले। तो उस टाइम आप क्या देखोगे, जो सबसे कम रीडिंग ले सकते हो वो क्या हमारे पास ये, और जो सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम रीडिंग ले सकते हो लेंथ की, वो ये हो जाएगी। ओके, तो हमारी जो ट्रू वैल्यू रहेगी वो इसके बीच में ही लाई करेगी। जो लेंथ की ट्रू वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, इसी के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंथ को कैसे लिख पाएंगे, तो लेंथ जो आ जाएगी हमारे पास, लेंथ लेंथ कितना लिखेंगे हम, ये हमें दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद वो 12.4 भी मिल सकती है, साथ में पॉसिबिलिटी है कि वो 12.2 भी मिल सकती है। तो इसमें जो चेंज आएगा, यानी कि जो हमारे पास क्या है, एरर है लेंथ में, वो क्या आ सकता है, इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एल, इसको भी क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एल लिखेंगे यहाँ पर। ओके, और आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि जो डेल्टा एल है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, जो क्या है इसका ये लिस्ट काउंट है, जो क्या है यहाँ पर इसका ये लिस्ट काउंट, ये हमारे पास है लिस्ट काउंट। ओके, 0.1 सेंटीमीटर के हमारे पास लिस्ट काउंट। तो ये जो लिस्ट काउंट है वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एल, डेल्टा एल कितनी है हमारे पास 0.1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ, यानी कि लेंथ को हमने कैसे लिखा है यहाँ पर, ये मेजर्ड हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एल है ये कैसे क्या है यहाँ पर, लिस्ट काउंट, ये क्या रहेगा हमारे पास, लिस्ट काउंट। हाँ जी बच्चों, तो अभी देखो हमने लेंथ को कैसे लिखा है, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, और डेल्टा एल क्या है हमारे पास, ये है लिस्ट काउंट, जो हम डायरेक्टली यहाँ से मेजर कर पा रहे हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, उसको हम क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्टली मेजर कर पा रहे हैं यहाँ पर इस डेल्टा एल को, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। या फिर क्वेश्चंस में क्या मिलता है आपको, मिनिमम डिविजन गिवन मिलेगा, या रिजोल्यूशन गिवन मिलेगा आपको, अनसर्टेनिटी गिवन मिलेगी, या मैक्सिमम एरर, या फिर एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक है, तो जो डेल्टा एल है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, और जो यहाँ पे लेंथ ली है हमने एल, यानी कि 12.3, ये हमारे पास कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू नहीं है। यानी कि जो ये लेंथ आएगी हमारी, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, ट्रू लेंथ नहीं है, ये हमने मेजर की है, बस एक ही रीडिंग लेकर के हमने क्या किया, इसको मेजर किया है, ये हमने रफली लिखा हुआ है सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम एरर। तो हम इस एरर को, यानी कि जो एरर है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि जो ये लेंथ आएगी उसको हम किस तरह से एस्टिमेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से, यानी कि उसका अनुमान लगा पाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि जो ये हमारे पास डेल्टा एल है, लिस्ट काउंट है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है हमारे इंस्ट्रूमेंट की। लेकिन क्या हम जो ये एल है, जो कि हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, और जो यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा मेथड हो सकता है कि यहाँ पर हम थोड़ा ज्यादा अच्छा अनुमान लगा पाए, क्या लगा पाए, ज्यादा अच्छा अनुमान लगा पाए कि जो हमारी लेंथ है वो लगभग किसके आसपास आ जाए, एक्चुअल लेंथ के आसपास आ जाए। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको बार बार क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे, मेजर करेंगे, और हर बार हमारी जो रीडिंग है थोड़ी बहुत क्या आती रहेगी,
चेंज होती रहेगी, थोड़ी बहुत हर बार क्या होती रहेगी, थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी। ये ऐसा किस वजह से होगा? रैंडम एरर की वजह से। किसकी वजह से? ये हमारा रैंडम एरर की वजह से। जब हमारे पास काफी सारी रीडिंग्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? काफी सारी रीडिंग्स हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रहेगा? ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास? ज्यादा इंफॉर्मेशन। एक तो हम एक ही बार रीडिंग ले, एक हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, हम रीडिंग लेते हैं। इसका मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? एनालिसिस का यूज करके जो ट्रू वैल्यू रहेगी लेंथ की क्या रहेगी? ट्रू वैल्यू, उसका हम बेस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम बेस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन, इसका मतलब बेटर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, हम प्रिसीजन को अच्छा करने की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन अच्छा हो जाएगा, हम अच्छा अनुमान लगा पाएंगे। लेकिन लिस्ट काउंट तो उतना ही है, लिस्ट काउंट क्या है? उतना ही है, और साथ में प्रिसीजन भी उतनी है। लेकिन हमने क्या किया है? अपना अनुमान अच्छा कर लिया है। किसकी हेल्प से? काफी सारी रीडिंग लेने के बाद। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 100 टाइम्स रीडिंग ले लूं, हजारों बार रीडिंग ले लूं, क्या फिर से मैं अपना जो एस्टिमेशन है वो बहुत अच्छा कर लूंगा, या फिर मैं एक ट्रू वैल्यू के तरफ चला जाऊंगा? यानी क्या मैं ट्रू वैल्यू को अचीव कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ पर क्या रहेगी? उसकी कुछ ना कुछ लिमिट रहेगी। क्या रहेगी? कुछ ना कुछ लिमिट रहेगी। यानी कि स्टैटिस्टिकल का यूज करके हम थोड़ा बहुत अपना एस्टिमेशन अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कभी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जो ये रीडिंग्स है हमारी, इसका हम करेंगे क्या? इन सभी का ले लेंगे मीन या फिर एवरेज ले लेंगे। ठीक है, एवरेज लेने के बाद जो हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ आएगी। उसको क्या बोल सकते हैं हम? एक्चुअल लेंथ, या फिर एक्चुअल वैल्यू, या फिर मीन वैल्यू। हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले क्या लेंगे हम? मेजर्ड वैल्यू। उसको किसमें से माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे ट्रू वैल्यू को। हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू वो कौन सी है? जो अभी हमने मेजर की थी। उसके बाद जो ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू है वो कौन सी है हमारे पास? 12.28 सेंटीमीटर। यानी कि जो मीन रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास? ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको? मीन वैल्यू बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इस हर एक में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हर एक में से क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद हमारे पास इन सभी का क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन सभी में से एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मान लेते हैं ये कितना हमारे पास? x1 आया, ये x2 आया, ये कितना आ गया हमारे पास? x3, x4 और x5। अब जो भी ये एब्सोल्यूट एरर आए हैं सभी के सभी, उन सभी का हम दोबारा से क्या ले देंगे? मीन ले देंगे। क्या लेंगे? अभी हम सभी का मीन कर देंगे। ठीक, 0.64 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे हमारी जो वैल्यू रहेगी लेंथ की? तो जो लेंथ रहेगी हमारे पास, उस लेंथ को हम किस तरह से लिखेंगे? ट्रू या फिर एक्चुअल और मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे जब हम मल्टीपल टाइम्स क्या लेंगे? रीडिंग्स लेंगे, मेजरमेंट। ठीक है, समझे आप सभी? तो ये जो हमारे पास मेजरमेंट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे जब हम क्या करेंगे? मल्टीपल टाइम्स से रीडिंग लेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम क्या करते हैं? वन टाइम रीडिंग लेते हैं, तो जो इससे पहले क्या था, हम उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है? एक डाटा सेट जिसमें कि ये कुछ रीडिंग्स ली गई है किसी एक स्टूडेंट के द्वारा, और इसमें क्या गिवन है? मिनिमम डेविएशन। क्या गिवन हमारे पास? मिनिमम डिवीजन। क्या गिवन हमारे पास? मिनिमम डिवीजन। वो कितनी रहेगी हमारे पास? 1 सेकेंड। यानी कि वो 1 सेकेंड को काउंट कर पाएगा, उसके बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और 1 और 2 सेकेंड के बीच में कुछ काउंट नहीं कर पाता ये। उसके बाद रिपोर्ट द मीन टाइम शुड बी
तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है कि कितना लगेगा। तो हमें टाइम लिखना है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो अभी हमने किया था मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लेते तो कैसे लिखेंगे हम, जो इसका टाइम रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम, टी बार प्लस माइनस और क्या लिख देंगे यहाँ पर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। तो मीन निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, सभी को ऐड कर देंगे 95 प्लस 92 डिवाइड बाय 4, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस इसमें कितना है 0, 90 से ज्यादा कितना 0, 1 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस ये 8/4, मतलब ये आ जाएगा 92 सेकेंड। ये क्या गया, हमारी मीन आ चुकी है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट निकाल करके फिर क्या निकालना है, मीन। अगर आप क्या करते हो 90, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई, क्या आ गया हमारे पास, ये ट्रू वैल्यू, क्या ये हमारे पास ये ट्रू वैल्यू, और ये क्या हमारे पास मेजर्ड वैल्यू। तो अगर हम मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो 90 माइनस 92, तो इसमें कितना आया 2, एब्सोल्यूट एरर आया। उसके बाद 91 में से 92 को फिर से माइनस कर देंगे, कितना 1, देन 95 में से फिर हम 92 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा ये। फिर हम 92 से 92 को माइनस करेंगे तो कितना एरर आएगा हमारे पास 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये क्या हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। और इन सभी का फिर हम क्या ले देंगे, मीन ले देंगे। तो मीन कितना आ जाएगा हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 4। तो यहां से कितना ऐड हो जाएगा, ये 5 और 1 6/4 3/2 मीन्स 1.5 सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास जो मिनिमम डेविएशन थी वो कितनी है 1। इसका मतलब जो क्लॉक है वो कैसे काउंट करेगी, वो काउंट करेगी या तो 1 सेकेंड काउंट करेगी, या फिर कितना सेकंड काउंट करेगी 2 सेकेंड, या फिर कितना सेकंड काउंट करेगी वो 3 सेकेंड। ये कितना हमारे पास 1.5, कितना ये 1.5 आया है, तो इसके बीच में है, इसको नहीं काउंट कर पाएगी। तो इसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो कितना हो सकता है 2 सेकेंड्स का। तो हम कितना लिखेंगे इसको, टाइम को, तो टाइम को लिख देंगे हम यहाँ पर, ये मीन कितना है 92 प्लस माइनस टाइम कितना 1, तो होगा नहीं क्योंकि 1 से ज्यादा ये टाइम, तो कितना हो सकता है ये 2 हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे ये, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9A। ये नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो हम इसको कैसे काउंट करते हैं और ये क्या चीज होती है इसको भी हम देख लेते हैं। तो परसेंट, अभी हमने क्या था एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हमारे पास मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या कर देंगे हम ट्रू वैल्यू को। और ये हमेशा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये कब पॉजिटिव या फिर कितना हो सकता है 0 हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ये। उसके बाद रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को क्या करेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय उसकी जो ट्रू वैल्यू रहेगी उसके साथ हम रेशियो दे देंगे। ये क्या हमारे पास ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास, तो मान लीजिए हमारे पास 2 लेंथ है, एक लेंथ ये है और एक दूसरी लेंथ हमारे पास कितनी लेंथ है, एक लेंथ ये है, ओके, एक दूसरी लेंथ क्या हमारे पास ये है। तो इन दोनों को जो हमने मेजर किया, दोनों को क्या किया हमने मेजर, तो इन दोनों में क्या आएगा, थोड़ा बहुत एरर आएगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाली जो ये है लेंथ, उसमें एरर कितना है हमारे पास, तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो आया हमारे पास 10 सेंटीमीटर का, और इसमें एरर कितना है हमारे पास, वो आया है 10 सेंटीमीटर का। यानी कि दोनों में एब्सोल्यूट एरर तो क्या हमारे पास सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा इसमें। तो अगर ये लेंथ जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, जो इसकी ट्रू लेंथ है, वो लेंथ यहाँ पे कितनी ली हमने 100 सेंटीमीटर, और इसमें कितना लिया हमने 1000 सेंटीमीटर, ओके। तो अब देखो इसमें क्या रहेगा, रिलेटिव का मतलब क्या है इसमें, अगर आप डेल्टा एक्स को डिवाइड करते हो यानी कि 10 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आएगा 0.1,
कितना आएगा यहाँ पर 0.1, और इसमें कितना आएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1000, ये आ जाएगा हमारे पास 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेंथ के लिए 100 सेंटीमीटर के लिए जो हमारे पास एरर आया था वो काफी ज्यादा है, उसके लिए बहुत ज्यादा ये एरर। लेकिन अगर हम इस लेंथ को देखेंगे तो इस लेंथ के लिए जो डेल्टा एक्स है, जो एब्सोल्यूट एरर है, वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। समझे? तो रिलेटिव एरर क्या करता है, कंपैरिजन करने के लिए काम आता है कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में कितना ज्यादा एरर है, ओके, उसके ओरिजिनल या ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। उसके बाद रिलेटिव एरर के साथ हम क्या कर देंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ये परसेंटेज में कितना आएगा, ये यहाँ पर 10%, यानी कि इसमें एरर कितना है, 10% एरर है। और इसमें कितना एरर है, इस लेंथ के अंदर एरर आ जाएगा हमारा, कितना आएगा बच्चों बताओ, कैलकुलेट करो। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो 2 जीरो गए, यानी कि 1%। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% का एरर है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें कितना 10% का एरर है। तो रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या बताएंगे आपको, ये बताएंगे कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू लेंथ है, उसके रिस्पेक्ट में एरर कितना है, कम है या फिर ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वांटिटी x है जो किससे मिलकर बनी है, a से और b से। जो a और b क्वांटिटीज है, ये भी हमने क्या किया है, मेजर की है। क्या किया हमने, मेजर। इसका मतलब जब हमने इनकी मेजरमेंट की होगी और इन दोनों से हमने क्या बना दिया x, तो x में भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। समझे आप सभी? तो x में जो एरर आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिख देंगे एरर इन a प्लस एरर इन बी। यहाँ पर कभी भी हम नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बार भी हम मेजरमेंट करते रहेंगे एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, कभी भी अपने आप से कम नहीं होगा जब तक हम उसको ग्राउंड पर, यानी कि इसके सिस्टमेटिक एरर को या फिर हम जो रैंडम एरर है उसको कम नहीं करेंगे, तब तक एरर कभी भी कम नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक्स, ये नई क्वांटिटी है, वो किसी दो क्वांटिटी से मिलकर बनी है, और ये ए और बी हमने क्या किया, मेजर किया है। क्या किया हमने, मेजर किया है, यानी कि ए के अंदर भी एरर मिलेगा, बी के अंदर भी क्या मिलेगा, एरर। इन दोनों की वजह से किस में एरर आ जाएगा, एक्स में एरर आ जाएगा। तो एक्स का अगर हम रिलेटिव एरर निकालने की बात करें तो क्या आ जाएगा, इसमें रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। ऐसे ही अगर हम ये डिवीजन है यहाँ पर, तो उसको क्या लिख देंगे हम, रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। ध्यान दो, यहाँ पे चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, इससे मतलब नहीं है, बस हमने क्या कर दिया, रिलेटिव एरर को दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद अगर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाए, पावर है इसके साथ, क्या इसके साथ पावर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पावर को आगे लिख देंगे, पावर को क्या कर देंगे, इसमें हम आगे लिख देंगे। उसके बाद उस क्वांटिटी का रिलेटिव एरर लिख देंगे। एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए, तो आप इसको सोल्व करो। तो अगर हमारे पास क्या आ जाए, कैसे आ जाए हमारे पास, मान लीजिए कोई क्वांटिटी x है और ये पावर m, नीचे क्या देंगे, पावर n। इसको क्या लिखेंगे, देखो डिवाइड में तो इसका मतलब दोनों को हम अलग अलग से लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग से लिख देंगे, a बाय a रिलेटिव एरर ऑफ b। लेकिन इस पावर का क्या करेंगे, पावर m है तो पावर को क्या लिख देंगे हम, इसके आगे जो अभी हमने किया है इसके आगे क्या लिख देंगे, पावर m, और इस पे पावर क्या लिख देंगे, n। ये क्या आता है हमारे पास, डेल्टा x बाय x आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन में एक क्वांटिटी है क्या हो, ये किस पे डिपेंड करती है, ये ए पे डिपेंड करती है, बी पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, सी पर डिपेंड करती है ये। और वो किस पे से डिपेंड करेगी, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला गिवन है। उसके बाद क्या बता रखा है कि जो ए और बी और सी में परसेंटेज एरर गिवन है, कितना 3, 4, 5% गिवन है रिस्पेक्टिवली। हमें किस में परसेंटेज एरर निकालना है, क्या के अंदर निकालना है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला लिखे थे उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा क्या बाय क्या। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर क्या ये मल्टीप्लाई और नीचे क्या ये डिवाइड। अगर आप ऊपर वाले को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पावर को क्या लिखते हैं हम, आगे लिख देते हैं। तो पावर कितनी है यहाँ पर, a पावर 4, तो पावर को तो आगे लिखेंगे और a के अंदर क्या लिख देंगे हम, रिलेटिव एरर लिख देंगे, रिलेटिव एरर लिख देंगे डेल्टा a बाय a। देन
एरर हमेशा क्या करोगे आप, ऐड ही करोगे, कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं करोगे। उसके बाद कितना यहाँ पर b पावर क्यूब। अब इस पावर को क्या लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे डेल्टा b बाई b। देन यहाँ पर क्या है c पावर कितना यहाँ पे 2, पावर को क्या लिख दोगे आप आगे, और आप लिख दोगे डेल्टा c बाई c। ध्यान दो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड करना है। और आपको ध्यान क्या रखना है, उनकी पावर। तो a था, a भी लिख दिया, b भी लिख दिया, c भी लिख दिया, आपने सारे के सारे एक ही लाइन में लिख दिए, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड हो कुछ भी हो। फिर मतलब क्या, हमको जो उसकी पावर है, पावर को हमको आगे लिखना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव एरर गिवन है। तो ये कितना गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे ये परसेंटेज आएगी, कितना गिवन है यहाँ पर 3%। ये कितना गिवन है हमारे पास 4%, और ये कितना गिवन है हमारे पास 5% गिवन है ये। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, और बाहर कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा, ये आ जाएगा ये 12 प्लस 10, लास्ट में क्या परसेंटेज, ये आ जाएगा 24 और 10 34%। ओके है कि परसेंटेज एरर गिवन लेंथ में डायमीटर ऑफ वायर 0.1 परसेंटेज ईच। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस विल बी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका रिलेशन, जो रेजिस्टेंस है उसका रिलेशन क्या होता है, रो एल बाई ए। ओके, तो यहां से रो एल, ए क्या हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, और ये क्या रहता है हमारे पास, डायमीटर का हाफ रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें देखोगे, जो एरर है, जो एरर किस में, ये लेंथ में और किस में, ये डायामीटर में। तो लेंथ और डायामीटर को छोड़कर बाकी सारी चीजों को आप क्या पुट करोगे, कांस्टेंट। तो इसको आप लिख सकते हो सम कांस्टेंट के, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एल पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, डायमीटर की पावर 2 पे डिपेंड करता है। अब आप क्या करोगे, इनका रिलेटिव एरर लिखोगे। पहले तो क्या लिखोगे, डेल्टा आर बाई आर लिखोगे। अब क्या करोगे, कांस्टेंट को आप नहीं लिखोगे कभी भी, ठीक है। वैल्यू में, रिलेशन में जब क्या आ जाए कुछ भी कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही गिवन होता है, उसकी ट्रू वैल्यू में पता होता है, ठीक है। उसके बाद एल के लिए अब क्या लिखोगे, डेल्टा एल बाई एल लिख दोगे। देन डी स्क्वायर के लिए डेल्टा डी बाई डी, और पावर है तो इसको आगे लिख देंगे। देन परसेंटेज एरर निकालना, हमको क्या निकालना, हमको परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1%। 0.1 प्लस 2 0. मल्टीप्लाई 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2, ये आ जाएगा 0.3 परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, ये हमने देखा था पहले, कैसे लिखते हैं इसको, प्लस माइनस डेल्टा वी। तो ये जो 5 गिवन है, ये क्या गिवन हमारे पास, डेल्टा वी गिवन है। ये क्या गिवन, डेल्टा वी, और ये क्या गिवन हमारे पास, वी गिवन है, ये डेल्टा वी गिवन है। ऐसे ही ये क्या गिवन हमारे पास, आई, और ये क्या गिवन हमारे पास, डेल्टा आई। तो हमें निकालना क्या है, क्या निकालना हमको, परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस, यानी आर के अंदर। हमें नहीं पता ये आई क्या है, वी क्या है, बस हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो आर को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर। देन इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, परसेंटेज निकालनी है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, ये 5 बाई इतना हो जाएगा। देन प्लस ये क्या होगा हमारे पास, 0.2 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास 100। अगर हम दोनों तरफ से 100 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो ये कितना आएगा अब हमारा, आप इसको कट कर दीजिए। क्या कर दोगे आप, इसको कट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से 0 गई, और ये कितने पे गया 0.1, और ये पॉइंट से 10 कटा, तो यहाँ से
2.5, तो 2.5 प्लस 1%, इसका मतलब 3.5% आ गया। ये कितना गया ये हमारे पास 3.5%। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो आपको क्या पता है, जो काइनेटिक क्या क्या गिवन है आपके पास, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, निकालने की आपको काइनेटिक एनर्जी, इसी फॉर्म में आपको लिखना है काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है हमारे पास, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप डेल्टा निकालते हो, डेल्टा के बाई के, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको नहीं लेंगे हम कांस्टेंट को, मास के लिए क्या लिख देंगे, डेल्टा एम बाई एम, देन प्लस 2v बाई वी, पावर को क्या लिखते हैं हम, आगे लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें ये लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, बताइए, ये क्या आपके पास डेल्टा एम, और ये क्या आपके पास डेल्टा वी। ये वैल्यू किसकी है, v की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू है। तो ये आएगा हमारे पास कितना 0.5 बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ से 0.4 बाई 20। तो जब आप इसको कट करोगे तो कितना लिखेंगे हम, ये गया 0.1 से, और ये 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 प्लस 0.04, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.14, कितना आएगा यहाँ से 0.14 आ जाएगा ये। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये डेल्टा के, और ये के की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हाफ ऑफ मास की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर, देन यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई, आप इसको कट करोगे तो कितने में जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा, और ये जूल। तो यहाँ से डेल्टा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई के को ऊपर लेके जाओगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये 2 0 कटी 140, ठीक है, जूल हो जाएगा ये। फिर आप क्या करोगे, के को लिखोगे काइनेटिक एनर्जी को, सबसे पहले ये लिखोगे आप, कितना लिखोगे 1000, और प्लस माइनस ये लिख दोगे आप 140 जूल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स गिवन हो, तो उसके लिए हम एरर कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग से स्टेप है। कैसे, जो टोटल होता है हमारे पास, अगर कितने गिवन है हमारे पास 2 रजिस्टर्स गिवन है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये रहेगा, आपने क्लास 10th में किया होगा ये फॉर्मूला। तो जब आप क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे, तो आप कैसे लिख सकते हो, RT इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो क्वांटिटी है इसको आप क्या लिख सकते हो, क्वांटिटी A, और इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हो, क्वांटिटी B। तो हमारे पास जो एरर आएगा इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा R T बाई R T, हम क्या लिखेंगे, एरर इन A, देन प्लस एरर एब्सोल्यूट, ये क्या रिलेटिव एरर इन B। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन इस फॉर्म में पुट कर दोगे, तो यहां से डेल्टा A कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए R1 में, तो आप R1 डेल्टा R1 डिवाइड बाई R1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, R2 के लिए लिखोगे आप कितना लिखोगे, डेल्टा R2 डिवाइड बाई R2, इतना लिख दोगे आप। उसके बाद B कितना गिवन है हमारे पास, B कितना गिवन है, B इक्वल्स टू R1 प्लस R2 गिवन है, तो आप डेल्टा R निकालते हो, डेल्टा B निकालते हो, क्या निकालते हो, डेल्टा B। आपने फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला किया था डेल्टा X का, तो उसमें क्या था, X इक्वल्स टू A प्लस B, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, किससे, B से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, R1 प्लस R2। अब इसको हम रख देंगे इसमें, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डेल्टा R टोटल डिवाइड बाय R टोटल इक्वल्स टू, कितना लिखेंगे हम लिख देंगे डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2, देन ये तो हमारे पास ये वैल्यू रही। उसके बाद डेल्टा
बी बाई बी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये सभी को समझ में आया होगा, काफी सिंपल है बच्चों। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम्पल रहेगा, तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा क्या, हमारे पास R1 गिवन R2 की वैल्यू गिवन है और दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। ठीक है, हमें क्या बताना है, R टोटल बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसमें पुट कर देंगे हम। R को ऐसे लिखेंगे कैसे, हम इस R टोटल को लिख देंगे हम R, या फिर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा R। तो भी हमें ये निकालना है। और RT का फॉर्मूला क्या हमारे पास, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो अब देखो, तो डेल्टा R कैसे निकलेगा, डेल्टा R बाई R टोटल निकल जाएगा। ये यहां से सभी की वैल्यू पता हमें, तो सभी की वैल्यू पता, तो पुट कर देंगे। ये क्या हमारे पास, डेल्टा R1, और ये क्या हमारे पास, डेल्टा R2। तो वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 4 प्लस ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 0.2 0.1, ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा ये 2.1 और डिवाइड बाय 8, तो ये कितने बच जाएगा, ये कट हो जाएगा हमारा 4 0.6 टू 0.3 0.2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.3 प्लस 0.3 बाई 2, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, आर टोटल कितना हमारे पास, कितना है ये आर टोटल, तो डेल्टा आर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई आर टोटल, और आर टोटल कितना आएगा यहाँ से, R1 कितना हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 से कितना आ जाएगा 4 कॉमन, यहाँ से 2 ओम आ जाएगा। ये इसमें आप पुट करोगे 0.3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा हमारे पास 0.9 ओम। तो आप इसको कैसे लिखोगे अभी इक्विवेलेंट को, आर टोटल इक्वल्स टू 2 ओम, तो 2 प्लस माइनस 0.9 ओम। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पेंडुलम पे करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो हम हमारे पास अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, जहां पे l क्या रहेगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, g क्या रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड t क्या हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सेम एज इट इज, अगर हमारे पास क्या गिवन है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट अटैच्ड है और वो क्या कर रहा है यहाँ पर ऑसिलेशन, तो उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। यहाँ पर m क्या है, हमारे पास मास रहेगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मास है, और ये क्या हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या यहाँ पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, t हमारे पास क्या रहेगा टाइम पीरियड। तो ऐसे ही जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ये क्या आपका सिंपल पेंडुलम, ठीक है, क्या आपके पास ये सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इसके साथ मास m है, ये क्या करेगा यहाँ पर ऑसिलेशन करेगा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो उसका क्या होता है टाइम पीरियड। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या गिवन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, क्या गिवन हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और उन सभी ऑसिलेशन का टोटल टाइम गिवन हमारे पास स्मॉल t, देन इज इक्वल्स टू, हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि एक ऑसिलेशन के लिए कैसे हो जाएगा, कैपिटल T टाइम हो जाएगा, अगर n क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा। तो अगर हम इसका क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, डेल्टा t बाई t लिख देंगे इक्वल्स टू, n हमारे पास क्या कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट को हम इसमें नहीं लिखेंगे, देन t को क्या लिख देंगे हम, डेल्टा t डिवाइड बाई कैपिटल T, यहाँ पे t क्या हमारे पास टाइम पीरियड है।
तो अब इसका हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या गिवन है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कि जो पॉजिटिव एरर है मेजरमेंट इन द टाइम, वो कितना यहाँ पर 2%। ठीक है, गिवन क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन इसमें है हमारे पास जो टाइम में एरर है, पॉजिटिव एरर, उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी से। वो कितना गिवन हमारे पास, ओके, परसेंटेज एरर गिवन, क्या हमारे पास परसेंटेज एरर डिवाइड बाय टी, कितना गिवन हमारे पास 2% एरर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो हमारे पास एरर है वो हमेशा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और साथ में 1% नेगेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो एरर है वो हमेशा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चाहे उसमें नेगेटिव लिखा हो या फिर पॉजिटिव लिखा हो, हम हमेशा उसकी वैल्यू कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मास है डेल्टा एम बाई एम परसेंटेज इक्वल्स टू 1% गिवन है हमारे पास। ओके, तो हमें निकालना स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था टाइम पीरियड के लिए, ये टाइम है साथ में मास है, देन टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई एम बाई के, एम बाई स्मॉल के। तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, रीअरेंज करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर देन एम बाई के, देन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, k इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम बाई टी स्क्वायर। अब इसमें हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, देन परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या लिखते हो, डेल्टा के बाई के, ओके, इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, मास, क्योंकि मास में एरर है, और क्या बचा हमारे पास, टाइम, क्योंकि टाइम में एरर है। तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि कैपिटल टी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, कैपिटल टी लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम बाई एम, साथ में परसेंटेज भी है यहाँ पर, प्लस पावर कितनी यहाँ पे 2 है, उसको हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और देन इसमें क्या लिख देंगे, डेल्टा टी बाई टी, और ये परसेंटेज लगाई हमने, देन वैल्यूज पुट कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एम के लिए कितना गिवन है, 1% गिवन है, देन प्लस 2, और टाइम के लिए कितना गिवन है हमारे पास, 2%, तो कितना आ गया ये हमारे पास टोटल 5% इसमें एरर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसमें देखा जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ पेंडुलम इज दिस, कितने 10 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू है ये, यानी कि आपके पास एल की वैल्यू कितनी गिवन, 10 सेंटीमीटर, ओके, नॉन टू एक्यूरेसी। अब यहाँ पे कितना गिवन है, 1 mm एक्यूरेसी, ठीक है, यहाँ पे कितना गिवन है, 1 mm एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हो, रिजोल्यूशन हो, अनसर्टेनिटी हो, मिनिमम या फिर नंबर ऑफ डिविजन्स हो, ये सभी के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एल लिख देंगे। ठीक है, तो 1 mm को हम कितना लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर्स, ओके, 10 पावर 2 सेंटीमीटर्स, या फिर इसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मीटर, और ये 3 मीटर। देन इसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, द टाइम फॉर द 200 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी, कितना गिवन है हमारे पास, 100 सेकेंड्स यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 1 रेजोल्यूशन, कितना हमारे पास 1 रेजोल्यूशन। द एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी के अंदर हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना हमको, और साथ में क्या गिवन है, ये हमें पता है ये टी किसके इक्वल है, एन कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास कितने गिवन है, 200, ठीक है, टोटल टाइम कितना गिवन है हमारे पास, 100 सेकेंड्स। और अगर आप इसका क्या करते हो, रिलेटिव एरर निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, डिवाइड बाई टी, ठीक है। और ये 1 सेकेंड क्या गिवन हमारे पास, डेल्टा स्मॉल टी गिवन है। तो इसमें जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हमारे पास, 100 सेकेंड्स, और ये किसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम, डेल्टा टी बाई टी के प्लेस पे लिख सकते हैं इसको। तो हमें निकालना क्या है, एक्यूरेसी निकालनी इसमें, तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई
या फिर इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से g को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, देन g इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिव में हम निकाल देंगे रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर को, और रहेगा क्या हमारे पास डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100 देन प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, और ये परसेंटेज में आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो आप इसमें अभी वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यू पुट करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, डेल्टा एल कितना हमारे पास 10⁻³ ओके, और एल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 100 देन प्लस 2, और ये कितना आएगा हमारे पास 1/100 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या कटेगा यहाँ से, देखिए तो ये वाली जाएगी -2 से 100 कटेगा, 100 से 100, ये कितना आ जाएगा 1 + 2%, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 3% आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो क्या है कोई इसमें हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है इसमें। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है काफी ज्यादा इजी। तो हम इसमें इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। सबसे पहले क्या गिवन है, एक्सपेंडिंग स्फीयर, यानी स्फीयर गिवन है। क्या गिवन है, स्फीयर। हमने मान लिया हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है जी, क्या लिया हमने एक स्फीयर, ओके, एक्सपेंडिंग है यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ये क्या लिया हमने स्फीयर। उसके बाद जो इसकी इंस्टेंटेनियस रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, आर, रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास, आर, तो हम इसकी रेडियस मान लेते हैं अभी इसी टाइम पर जो रेडियस कितनी है वो आर गिवन है। देन हुज टोटल मास रिमेन्स द कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए जो मास है वो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी एरर नहीं आएगा, तो डेल्टा की फॉर्म में हम मास को नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, और उसके बाद द रेट ऑफ द फ्रैक्शनल चेंज, रेट ऑफ द फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज है और उसका क्या कर देना रेट, यानी कि ये गिवन है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट। क्या गिवन हमारे पास 1/ρ देन d(ρ/dt), ये क्या गिवन है हमारे पास, कांस्टेंट। ओके ओके बच्चों, फिर उसके बाद क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। मान लेते ये एक्सपेंड करेगा, क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी क्या एक पॉइंट, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, वो पॉइंट की क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी v, पॉइंट की क्या रहेगी, वेलोसिटी v रहेगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, चेंज क्या कर रहा है हमारे पास r, तो हम क्या लिख देंगे v इक्वल्स टू dr/dt, ये तो आपको पता होगा dr/dt। ओके, तो जो यहाँ पे d लिखा हुआ है वो इसका मतलब क्या है, ये डेल्टा गिवन है, ये क्या गिवन हमारे पास, डेल्टा। जैसे कि हम डेल्टा लिखते थे सेम एज इट इज, ये क्या लिख दिया हमने d, डेल्टा के प्लेस पे अभी हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया है, आप ऐसे मान सकते हो अभी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, dr/dt, यानी कि डेल्टा r बाय डेल्टा t निकालना है। लेकिन ये तो हम कैसे निकालेंगे, हमने तो क्या देखा है, हमने तो सिर्फ इतना ही देखा कि अगर हमारे पास ऐसा हो, यानी कि एक बार मैंने r को डिवाइड कर दिया और एक बार ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या लिख दिया हमने, dt ऐसे लिख दिया। हम इस चीज को तो निकाल ही सकते हैं, इस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये क्या चीज आएगी हमारे पास, सबसे पहले हमें पता क्या, वॉल्यूम पता, हमें क्या पता, हमें वॉल्यूम, एक्सपेंडिंग स्फीयर। ओके, क्या हमारे पास एक्सपेंडिंग स्फीयर। तो इसके बाद डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम। और आप वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला पुट करोगे, कितना आ जाएगा, 4 कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। और अब आप इसमें क्या निकाल सकते हो, चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाल सकते हो, चेंज, यानी कि रिलेटिव क्या लिखा हो इसमें, फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हो।
तो ये आ जाएगा। अब क्या करोगे इसमें, अब आप लिख सकते हो डी रो बाई रो। इसको कैसे लिखोगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म को तो आप लोगे नहीं, एम बी कॉन्स्टेंट, ये सब चीजें कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी, देन डी आर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, और डी आर बाई डी, तो इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं इसके, देन डी आर के प्लेस में हम ये पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/3, देन डी रो बाई रो, और यहाँ पे कितना है आर बाई डी टी। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे 1/3 और इस आर को पहले लिख देंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1/रो देन डी रो बाई डी टी। ठीक है, और ये क्या चीज है बच्चों, ये कांस्टेंट, ये पहले से लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट है, और ये क्या आपके पास वेलोसिटी। तो कांस्टेंट को अगर इंक्लूड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ, क्या मेजर की, डेप्थ की ऑफ ए वेल। ओके, द मेजरिंग द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को इसने मेजर किया है बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग, ड्रॉप करने के बाद देन उसको साउंड रिसीव होती है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ विद द बॉटम ऑफ द वेल। तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या एक वेल है, तो इसने क्या किया, ऊपर से स्टोन को डाल दिया इसने, क्या डाल दिया इसने, हाँ जी स्टोन को ड्रॉप किया है, ड्रॉप कर दिया, ये नीचे जाएगा, और जब यहाँ पर गिरेगा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ये, तो इसकी साउंड ऊपर आएगी, इसकी साउंड क्या हो जाएगी, ऊपर आएगी। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो उसमें टाइम इंटरवल को इसने मेजर किया है, एक बार नीचे जाएगा ये, एक बार नीचे जाने में टाइम कितना लगा हमारे पास t1, ऊपर आने में टाइम कितना लगेगा हमारे पास, मान लेते t2 लगेगा। ठीक है, तो the error in his measurement of the time is, तो हमारे पास ये भी क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, कितना गिवन है 0.01 सेकेंड्स गिवन है ये, and he measures depth of the well to be, तो इसने देखा कि जो हमारे पास लेंथ है ये पूरी, ये कितना हमारे पास 20 मीटर। ठीक है जी, हमको इतनी लेनी है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड ये लेनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है, बात समझिए आप सभी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टाइम t1। टाइम t1 कौन सा, जब वो स्टोन जाएगा नीचे, और टाइम t2 क्या है, जब साउंड आएगी ऊपर, तो साउंड आएगी उसका टाइम अलग लगेगा, और स्टोन जाएगा उसका टाइम क्या लगेगा, अलग जाएगा। तो स्टोन जाने के लिए जो टाइम हो जाएगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, हमें फॉर्मूला इक्वेशन पता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये s कितनी हमारे पास, ये गिवन हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर गिवन है, इनिशियल जो थी यहाँ पर 0 थी। ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा हाफ, g की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 10 लेनी है, g की वैल्यू कितनी लेनी है हमको 10, और ये t1 का स्क्वायर हो जाएगा, t1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 गए, यहाँ से 4, देन कितना आ जाएगा, t1 हमारे पास 2 सेकेंड्स आ जाएगा, t1 कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स, यानी कि नीचे जाने में इतना टाइम लगा है। अब साउंड आएगी, ऊपर कौन आएगी, साउंड, तो साउंड की वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, तो v इक्वल्स टू d बाई टी t2, तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, d बाई v, d कितना हमारे पास, यानी कि जो नीचे डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 20 मीटर, और वेलोसिटी कितनी की हमारे पास 300, देन इसको किया 1/15, 1/15 आ जाएगा सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 मीन्स 2 प्लस 1/15 सेकेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास 31/15 सेकेंड्स। ओके, तो हमारे पास साथ के साथ क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू, यहीं से फॉर्मूला क्या बनेगा, L इक्वल्स टू 0 है ये हमारे पास, देन हाफ ऑफ a कैपिटल T स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, कर भाई कर लिया है, तो हमें पता क्या है, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ऐसे लिख देंगे इसको हम। ठीक है, देन उसके बाद ये वैल्यू गिवन हमारे पास, और t की वैल्यू हमें पता ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कितनी हमारे पास, डिवाइड बाई t कितना हमारे पास
31 मल्टीप्लाई 15। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये लगभग आएगा, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 या फिर 0.9%, जो किसके इक्वल रहेगा, 1% के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा, ये 1% के इक्वल रहेगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, हम इसको लिख देंगे। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी बच्चों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम न्यू लेक्चर्स अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।